Very good morning, students. In this video, we will discuss about the quantum mechanical model of atom. अभी तक हमने किस 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 मॉडल की बात कर ली। सबसे पहले जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, जानते हो आप लोग, लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा है। फिर इसके बाद बात की थी रदरफोर्ड मॉडल, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की बात की थी हमने। फिर हमने क्या पढ़ा, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर थ्योरी पढ़ी हमने, ठीक है। लेकिन जो सबसे लेटेस्ट जो मॉडल है एटम का, वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, जिसे प्रपोज किया था डी ब्रोगली। किसने प्रपोज किया था? डी ब्रोगली ने, ठीक। फिर उसके बाद बात करेंगे हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसे हेजनबर्ग ने प्रपोज किया था। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन्हीं दो टॉपिक की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। जैसे कि मैंने बताया, इस थ्योरी को देने वाले कौन थे? डी ब्रोगली। ओके, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा बेटा? डी ब्रोगली ने ये कहा कि जो मैटर है वो रेडिएशन की तरह, वो रेडिएशन की तरह शुड ऑल्सो एग्जिबिट ड्यूल बिहेवियर। वो रेडिएशन की तरह ड्यूल बिहेवियर शो करना चाहिए। ड्यूल बिहेवियर का मतलब बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, ठीक है, वेव नेचर। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने बताया था कि जो रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव बोल देते हैं शॉर्ट में, वो ड्यूल नेचर शो करती है, ठीक। एक तो वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर या मैटर नेचर भी बोल सकते हैं, ठीक। तो डी ब्रोगली ने यह कहा कि रेडिएशन की तरह मैटर भी ड्यूल नेचर शो करने चाहिए। इट मींस जैसे रेडिएशन के अंदर पार्टिकल क्या होता है बेटा? रेडिएशन के अंदर पार्टिकल क्या होता है? फोटोन, ठीक है, जिसे क्वांटा भी बोलते हैं। रेडिएशन के अंदर जो पार्टिकल है उसे फोटोन या क्वांटा भी बोलते हैं। जिस तरीके से फोटोन का मोमेंटम अगर पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो उसमें मोमेंटम होना चाहिए, और अगर वेव नेचर शो कर रहा है तो उसमें वेवलेंथ होनी चाहिए। तो जिस तरीके से फोटोन मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों ही शो करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी मोमेंटम और वेवलेंथ शो करने चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो एटम में न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, तो उसे भी ड्यूल नेचर शो करना चाहिए, यानी उसका भी अपना पर्टिकुलर मोमेंटम भी हो और उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ भी हो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था डी ब्रोगली का। लेकिन ये जो डी ब्रोगली की थ्योरी है, वो सिर्फ और सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल पर फिट बैठती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर फिट बैठती है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे फिट बैठती है। लेकिन जैसे ही हम बड़े पार्टिकल पे आ जाते हैं, जैसे कि कोई 100 ग्राम की आप बॉल ले लीजिए, 100 ग्राम की कोई बॉल ले लीजिए, उस पर डी ब्रोगली की ये जो थ्योरी है वो फिट नहीं बैठती। यानी छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दे कैन शो द ड्यूल बिहेवियर, यानी ये पार्टिकल और वेव नेचर दोनों शो करेगी। लेकिन अगर हम किसी बॉल की बात करते हैं तो ये भी दोनों नेचर शो करेगी, बॉल भी दोनों नेचर शो करेगी, यानी पार्टिकल और वेव नेचर दोनों शो करेगी। लेकिन इसका जो वेवलेंथ होगा वो इतना ज्यादा छोटा होगा कि हम वेव नेचर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वेव नेचर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। यानी हम इसको एज अ पार्टिकल ही ट्रीट कर रहे हैं, एज अ मैटर ट्रीट कर रहे हैं, पार्टिकल भी मैटर ही ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। बड़े ऑब्जेक्ट्स का, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का हम वेव नेचर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि उनका वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटा आता है। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल पे, इनका वेवलेंथ सफिशियंट है, मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए इनके वेव नेचर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए और डिटेल में समझते हैं इस बात को। डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ,
अगर हम फोटोन की बात करते हैं, इन केस ऑफ फोटोन, ठीक है, यानी हम सिर्फ वेव कैरेक्टर एज्यूम कर रहे हैं, तो एनर्जी किसके इक्वल होगी, E इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द फ्रीक्वेंसी। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, दिस इज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अरे आजो डेले, प्लैंक्स की स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है, तुम्हारे नोटबुक में प्लैंक्स की स्पेलिंग गलत है। लेकिन अगर फोटोन को एज अ पार्टिकल नेचर मानते हैं, इन केस ऑफ फोटोन बिहेविंग एज वेव, तो उसकी एनर्जी इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है, E इक्वल टू एच न्यू। लेकिन अगर हम फोटोन को एज अ पार्टिकल मानते हैं, इन केस ऑफ फोटोन बिहेविंग एज पार्टिकल्स, ठीक है, अगर ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इक्वेशन 2 मान लो, किसने बताया था इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, बेटा, ठीक है। तो कंपेयर कर लो यहां पर दोनों इक्वेशन को, तो अगर कंपेयर करोगे तो इट विल बी इक्वल टू, वन सेकेंड, एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक, सिंस यू नो frequency is equal to c by lambda, frequency is equal to c by lambda, क्यों, since well c is equal to frequency multiply by lambda, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक c आप कैंसिल कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में जो c है वो राइट हैंड साइड के c से कैंसिल कर सकते हो, एक c रह जाएगा, तो h डिवाइडेड बाय लैम्डा विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है, और यू कैन राइट इट एज लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mc, डिनोमिनेटर में आ जाएगा mc। तो mc क्या है बेटा, mc है मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी। तो मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम p, वेयर p इज द मोमेंटम, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इसे बोला जाता है, ठीक है, हम डी ब्रोगली वेवलेंथ इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमने फोटोन के केस में किया है। अगर हम बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वेलोसिटी, ये आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा। या आप किसी भी पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, h डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं पहले, न्यूमेरिकल्स, ठीक। So you can see a numerical on your screen. Calculate the wavelength of an electron. Calculate the wavelength of an electron. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, मूविंग विद द वेलोसिटी दिस, इतने वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हो, वेवलेंथ इक्वल टू h डिवाइडेड बाय मोमेंटम p आता है ना, विच इज अगेन इक्वल टू h डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ठीक। सो h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड। और मास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन का मास पुट करना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, ऐसा यूनिट में आप पुट करते जाइए, जूल सेकेंड, यहाँ आ जाएगा kg। एंड वेलोसिटी कितनी है भाई,
2.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज द वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन sorry, wavelength for an electron, okay. Now second numerical है, calculate the wavelength of a ball of 100 gram moving with velocity this, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रॉन की जगह क्या ले लिया, 100 ग्राम की एक छोटी सी बॉल ले ली जो कि इसी स्पीड से मूव कर रहा है, किस स्पीड से, जिसमें लास्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, ठीक है। यू कैन सी दोनों केस में मैंने वेलोसिटी इक्वल ले ली है, ठीक है। यहां पर भी वही है वेलोसिटी 2.057। सो यहां पर वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, वेवलेंथ विल बी इक्वल टू h बाय mv, h इज 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास 100 ग्राम है, ठीक है। मास क्या है 100 ग्राम, लेकिन हमें तो केजी में कन्वर्ट करना है, तो 0.1 केजी हो जाएगा यहाँ पर, तो 0.1 केजी पुट कर दो, ओके। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर 2.05 इंटू 10⁻7, कैलकुलेट करोगे तो 3.23 इंटू 10⁻40 मीटर, ये आ रहा भाई। दिस इज द वेवलेंथ फॉर ए 100 ग्राम बॉल, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पर दोनों क्वेश्चन से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहले तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन था ये 3.55 इंटू 10⁻11, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर, दिस वाज द वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दोनों को जरा कंपेयर करो, इन दोनों वैल्यू को जरा कंपेयर करो, किन दोनों वैल्यू को, इन दोनों, एक बॉल की वेवलेंथ, एक बॉल और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने सेम, मतलब एज्यूम करके चलिए कि सेम वेलोसिटी से मूव कराया, सेम वेलोसिटी से भाग रही है एक इलेक्ट्रॉन और एक बॉल, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम था और बॉल का मास 100 ग्राम है, यानी इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में बहुत 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 ज्यादा है। तो यहाँ पर आप दोनों के वेवलेंथ को कंपेयर करके देखिए, यहाँ पर आ रहा है 10⁻40 बॉल के केस में, और यहाँ आ रहा है 10⁻11 यानी 10⁻29 टाइम्स बॉल का वेवलेंथ कम है। बॉल हैज very very small wavelength in comparison to किसके बेटा, in comparison to इलेक्ट्रॉन, इतने टाइम्स कम है, ठीक है। तो यानी जिसका मास ज्यादा होता है उसका वेवलेंथ बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है, इतना छोटा कि हम उसके वेवलेंथ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम मान ही नहीं रहे कि वो वेव नेचर शो करता होगा, वो वेवलेंथ शो करता होगा। लेकिन जिस पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा कम है, अब कम किसका होगा, ऑब्वियसली बात है सब एटॉमिक पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इनका होगा। तो इनकी वेवलेंथ की वैल्यू सफिशिएंट होती है। वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द वेव नेचर ऑफ दीज पार्टिकल्स, मींस सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। तो यही बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी आपसे कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है वो मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े पार्टिकल के लिए नहीं, माइक्रोस्कोपिक बहुत बहुत छोटे पार्टिकल के लिए फिट बैठता है, जस्ट लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है।
तो यही बात हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, की हर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन शो कर रहा है उसका वेव कैरेक्टर होगा। ठीक है, हर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन शो कर रहा है उसका वेव कैरेक्टर होगा ही होगा। मोमेंटम तो होगा ही, ठीक है, तो वेव कैरेक्टर भी होगा। बट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, और ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जो हम अपने आसपास देखते हैं, बॉल हुई, फुटबॉल हुई, कोई छोटा सा पत्थर हुआ, ठीक है, स्टोन हो गया, इनका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है, छोटा होता है, बिकॉज ऑफ द लार्ज मास। क्यों छोटा है? उनके बड़े मास की वजह से। ठीक है, तो इसलिए उनकी वेव प्रॉपर्टी को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, उनकी वेव प्रॉपर्टी को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी नेग्लेक्ट कर दीजिए, जब डिटेक्ट ही नहीं कर सकते तो नेग्लेक्ट कर दो। लेकिन जब हम बात करते हैं वेवलेंथ एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल के वेवलेंथ की बात करते हैं, तो इनका मास बहुत ज्यादा छोटा होता है और इसी वजह से इनका वेवलेंथ भी एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया जा सकता है। इट मींस वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द वेव नेचर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो पूरी कहानी का निचोड़ मैं अगर रखूं आपके सामने, पूरी कहानी का निचोड़, पूरी कहानी मतलब किसकी कहानी? डी ब्रोगली की कहानी। निचोड़ ये है जो हमारे काम की बात है कि इलेक्ट्रॉन ऑल्सो शो वेव नेचर। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो ये वेव की तरह मूव करेगा, ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, वेव की तरह जाएगा। तो ये पूरी कहानी का क्या हो गया? निचोड़ हो गया। ठीक है, डी ब्रोगली समझ में आई? दो न्यूमेरिकल भी हमने किए इस पे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और न्यूमेरिकल पे। तो मैं इसका आपको प्लेटफॉर्म तैयार करके दे देता हूं, सॉल्व आप ही लोग करने से। अब क्या है भाई, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये से करेक्ट कर लेना बेटा, ये 10⁻⁻31 है, ठीक है। इस तरीके से लिखा रहेगा, ये ऊपर है, पावर में -31। इफ इट्स के मींस काइनेटिक एनर्जी, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी 3.0 इंटू 10⁻⁻25, यहाँ पर पावर में 10⁻⁻25 या पावर में, तो क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करो। अब वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे h डिवाइडेड बाय mv। ठीक है, h आपको पता है, मास आपको गिवन है, वेलोसिटी आपको नहीं पता। ठीक, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो v स्क्वायर विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय के ई डिवाइडेड बाय m। तो आपको v स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, जो वैल्यू मिल रही है उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, v की वैल्यू यहां पुट कीजिए इस फॉर्मूला में, आफ्टर देन यू विल गेट द वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी आप काइनेटिक एनर्जी से फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हर जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो आप लोग कैलकुलेट करना, आंसर इसके नियर बाई आ जाएगा। चलिए आते हैं अब हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, नाम में ही अनसर्टेनिटी आ रहा है। ठीक है, तो इनका प्रिंसिपल भी, इनका जो कॉन्सेप्ट था वो इसी पे कुछ बेस है। तो चलिए देखते हैं, ये है वर्नर हेजनबर्ग। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं ये। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बोले तो उसका लोकेशन है ना,
एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मास तो फिक्स रहता, मोमेंटम क्या है भाई, p। क्या है ये, p इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये मोमेंटम। तो ऑब्जेक्ट का मास तो फिक्स होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका तो मास फिक्स रहेगा ना, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है। अगर आपने 100 ग्राम की कोई बॉल ले रखी है, वो 100 ग्राम की रहेगी जब तक आप उसे काटे छाटे ना। तो कहने का मतलब मास तो फिक्स रहेगा, चेंज क्या होती रहती है, वेलोसिटी। कभी आप उसको ज्यादा वेलोसिटी से मूव कराओगे, कभी कम, तो उस हिसाब से मोमेंटम भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो फोकस करते हैं इनके स्टेटमेंट पे। तो किसी भी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम यानी वेलोसिटी को, ठीक है, या वेलोसिटी को एक साथ डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। सो इनका स्टेटमेंट बना, इट इज इम्पॉसिबल। इनका क्या स्टेटमेंट बना, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ पता करना मुश्किल है। तो सर एक साथ पता करने की क्या जरूरत है, दोनों को अलग अलग पता कर लो। ऐसा भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम एक कोई अटेम्प्ट करते हैं, हम कोई अटेम्प्ट कर रहे हैं टू मेजर एनी वन ऑफ दीज टू क्वांटिटी, अगर इन दोनों क्वांटिटी से, दोनों कौन सी क्वांटिटी, पोजीशन और मोमेंटम को अगर हम पता करने की कोशिश करते हैं, तो एक को अगर हम हायर एक्यूरेसी रखते हैं तो दूसरे की एक्यूरेसी कम हो जाती है। यानी एक को अगर आप करेक्टली पता कर लेते हैं तो दूसरा नहीं पता कर पाते। ठीक है, और अगर दूसरे को एक्यूरेट पता करना चाह रहे हो तो पहला नहीं पता कर पाओगे। यानी अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेटली डिटरमाइन करना चाहते हो तो पोजीशन नहीं बता पाओगे, पोजीशन को एक्यूरेटली देखना चाहोगे तो मोमेंटम नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम एक साथ नहीं पता कर सकते। ठीक, नाउ द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को डेल्टा एक्स से शो कर रहे हैं, एंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को हम डेल्टा पीछे शो कर रहे हैं, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल और ग्रेटर h बाय 4 पाई। मीन्स कि अगर आप डेल्टा एक्स इज द पोजीशन एंड डेल्टा एक्स इन्होंने क्या ले लिया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, वही दूसरी तरफ डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा पी क्या ले लिया, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, विच डेल्टा पी को आप किसके इक्वल ले सकते हो, आप इक्वल ले सकते हो, डेल्टा पी की वैल्यू होती है भाई m मल्टीप्लाई बाई वी। जो मोमेंटम है उसको आप कैसे फाइंड करते हो, m मल्टीप्लाई बाई वी, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, मास में तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, मास तो फिक्स है, अनसर्टेनिटी किस में होती है, सिर्फ वेलोसिटी में। तो इस ब्रैकेट को जब मैं ओपन करूंगा m एज इट इज आ जाएगा, एंड ये जो डेल्टा वैल्यू है वो v के आगे आ जाएगी, यानी डेल्टा p इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v। तो हेजनबर्ग क्या कहना चाह रहे हैं, हेजनबर्ग ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, किन दोनों का, मोमेंटम और पोजीशन में अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है, लिख लेते हैं साइड में, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो या तो इक्वल है या ज्यादा है किससे, h बाय 4 पाई से। ठीक है, जहां पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक, तो अगर p की जगह m डॉट
डेल्टा वी आप प्लॉट कर देते हैं, प्लॉट नहीं सॉरी पुट कर देते हैं m डेल्टा v विच इज अगेन इक्वल टू h बाय 4 पाई। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आएगी, ये m को आप डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v इज ग्रेटर और इक्वल टू h बाय 4 पाई और मास यहां जाएगा डिनोमिनेटर में m। तो ये है फाइनल इक्वेशन किसका, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फाइनल इक्वेशन। मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लिख देता हूं, ये है इसका फाइनल इक्वेशन, uncertainty in position delta x multiplied by uncertainty in velocity delta v is greater either equal to h by 4 pi m. M is the mass of object moving with v velocity and h is the Planck's constant. So this is the Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है, सिंपल आप स्टेटमेंट ध्यान रखो और इसका ये इक्वेशन ध्यान रखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा डीपली बात करते हैं। ये तो अपने स्टेटमेंट समझ लिया भाई क्या बोला उन्होंने, ठीक है, और उनके थ्योरी के हिसाब से, उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या इक्वेशन क्रिएट करी हम लोगों ने वो देख लिया। थोड़ा डीपली, बहुत ज्यादा डीपली नहीं, थोड़ा सा डीपली चलते हैं इनकी थ्योरी कि आखिर क्यों हमें किसी को लोकेट करने के लिए, किसी का ट्रेजेक्टरी पाथ पता करने के लिए मोमेंटम और या मोमेंटम बोलो या उसकी वेलोसिटी बोलो और पोजीशन को एक साथ फाइंड करने की जरूरत क्यों। तो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। इज मीनू लेगो देयर, इज मीनू लेगो देयर, हेलो, मीनू लेगो, फटाफट देखो केस फर्स्ट, कार दिख रही है, कार है, कार दिख रही है बेटा आपको केस फर्स्ट में, तो समझ लो आपके केमिस्ट्री सर बैठे हुए इस कार में, ठीक है, केमिस्ट्री सर बैठे हुए इस कार में और आपको केमिस्ट्री सर को पकड़ना है, आपको पकड़ना है किसको, केमिस्ट्री सर को। तो आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो केमिस्ट्री सर है ना वो अपनी कार को 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, ठीक है, किसी एक पोजीशन से। मान लो मैंने यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं मूव कर रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से, और मैं और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आपको पोजीशन भी पता होनी चाहिए ना। मेरे को पकड़ने के लिए वेलोसिटी पता है, अब पोजीशन भी, तो भाई किधर मूव कर रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, साउथ ईस्ट में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैं चलो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो मैं पूछूं कि आफ्टर 10 सेकेंड मैं आपको कहां मिलूंगा, 10 सेकेंड बाद कहां मिलूंगा सर, 1 मीटर में 1 सेकंड में 2 मीटर की स्पीड से जा रहे हैं, यानी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। तो 10 सेकंड में सर ईस्ट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, तो मुझे 20 मीटर पे मिल जाएंगे, ठीक है। दोबारा समझाता हूं बात कैसे, मेरी डायरेक्शन आपको पता है, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में मैं 2 मीटर कवर कर रहा हूं, तो आफ्टर 10 सेकंड में 20 मीटर कवर कर रहा हूँ। तो आप मुझे कहां पकड़ लोगे, ईस्ट की डायरेक्शन में आप 20 मीटर पहले ही खड़े होगे कि यहां आएंगे सर 10 सेकंड बाद, और आप यहीं पकड़ लोगे मुझे, कैच। तो मुझे पकड़ने के लिए आपको मेरी डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, पोजीशन की जरूरत पड़ी कि मैं किस साइड से मूव कर रहा हूं, और वेलोसिटी की जरूरत पड़ी, ठीक है। फिर आपको मैं सेकंड केस देता हूं, आपको इंफॉर्मेशन इस बार अधूरी मिली है, आपको मासी पुलू ने ये बता दिया कि सर ना ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस वेलोसिटी से जा रहे हैं सिस्टर मुझे ये नहीं पता, तो तुम देख लेना। तो आप मुझे 10 सेकंड बाद ही पकड़ना चाह रहे हो, तो कहां मिलूंगा, पता नहीं कहां मिलूंगा, क्योंकि मुझे वेलोसिटी तो पता नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन पता करके क्या करूंगी मैं। 10 सेकंड बाद हो सकता है कि मैं पहले ही हूं, हो सकता है मैं ज्यादा स्पीड से जा रहा हूं तो मैं क्रॉस कर जाऊंगा आपको, मैं आपसे आगे मिलूं, ये भी प्रोबेबिलिटी है कि मैं आपके पास भी मिल सकता हूं, बट श्योर नहीं हो ना आप कि यहीं पर होगा, श्योर नहीं हो ना, यू कैन ओनली प्रोबेबल,
आप अनुमान लगा सकते हो बस कि यहां मिल जाएंगे विजय सर। इसी तरीके से चलो यहां पर तो मैंने वेलोसिटी नहीं दी आपको, नेक्स्ट टाइम चलो वेलोसिटी बता देते। मासीपुल ने सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको दी कि सर विजय सर इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, कार में विजय सर है इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता मुझे। तो आप मुझे कहां ढूंढोगे? 10 सेकंड बाद ये तो पता है कि मैं 20 मीटर की दूरी पे मिलूंगा, लेकिन किधर मिलूंगा? मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, ईस्ट में जा रहा हूँ, साउथ में जा रहा हूँ, वेस्ट में जा रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूँ, किधर किधर मिलूंगा मैं? ये आपको नहीं पता ना, ठीक है। तो इसीलिए मेरा पाथ लोकेट करने के लिए, मेरा रास्ता लोकेट करने के लिए आपको मेरी पोजीशन और मेरी वेलोसिटी दोनों को एक साथ पता होना जरूरी है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को भी लोकेट करने के लिए, उसका ट्रेजेक्टरी पाथ पता करने के लिए मोमेंटम यानी वेलोसिटी भी चाहिए और उसकी पोजीशन भी चाहिए, किधर से जाना है। ठीक है बेटा, तो ये था सिंपल सा हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और अब बात करते हैं, चलो ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत है। मोमेंटम पता होना चाहिए, मोमेंटम मतलब कि उसका वेलोसिटी पता होना चाहिए, ठीक है, और पोजीशन पता होनी चाहिए। ये तो हम समझ गए, और हम दोनों को एक साथ नहीं पता कर पाते, ये हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अब बात आती है कि एक साथ क्यों नहीं पता कर सकते हम? ठीक है, एक साथ नहीं पता कर सकते। विद्या नायर है यहाँ पर, हेलो विद्या। जिया लोम्बो, एज्यूम करो एक डार्क रूम में, ठीक है, एक डार्क रूम में, सेबेस्टियन आप भी बताना आंसर, ठीक है। एक डार्क रूम में मैंने एक बॉल को रख दिया, ठीक है, बॉल रख दी, और मैं कहता हूं कि इस बॉल को मूव कराओ विद द हेल्प ऑफ टॉर्च। टॉर्च से टच नहीं करना, कि टॉर्च की लाइट से आप इस बॉल को मूव कराओ। इज इट पॉसिबल सेबेस्टियन? जनोन गैंगसा, इज इट पॉसिबल? है पॉसिबल है। एक बॉल रख दी और टॉर्च की लाइट से, मैं कह रहा हूं कि टॉर्च की लाइट जलाओ और इस बॉल को लाइट से मूव कराओ। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। अरे बेटा इतना क्या सोचना है, पॉसिबल ही नहीं है। अरे लाइट से बॉल कैसे मूव होगी? नहीं पॉसिबल है, ठीक है, नहीं पॉसिबल है। आप जब मान लो एक अंधेरे में चेयर पे बैठे हो और आपके सामने स्विच जला दे, तो आप क्या हिल जाते हो? आप दूर चले जाते हो, पीछे चले जाते हो, तो बॉल कैसे मूव हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना। लेकिन बेटा अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, ठीक है। जैसे आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, इलेक्ट्रॉन को माइक्रोस्कोप से देखना चाहोगे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन का ट्राजेक्टरी पाथ है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इसका ट्राजेक्टरी पाथ है, एक्सपेक्टेड पाथ है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, और मूव करते हुए सर बहुत आसान है, वो इधर आ जाएगा, अपने एग्जैक्ट पाथ पे आ जाएगा मूव करते हुए, ठीक है, कि सर ये ओरिजिनल पाथ है और ऐसे मूव करते हुए जा रहा है, तो ये यहां पर मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो जरूरी थोड़ी ना जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वही मिले। होता क्या है, इंसिडेंट फोटोन, मान लो आपने लाइट जलाई, जैसे लाइट में क्या होंगे, फोटोन पार्टिकल होंगे, वो फोटोन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। अब कोई चीज, मान लो एक बॉल से मैंने दूसरी बॉल की टक्कर करवाई, तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, या हो सकता है उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, या हो सकता है वो अपने सीधे रास्ते पे ना जाकर के इधर को मुड़ जाए। पॉसिबिलिटी है ना। तो सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ है, इलेक्ट्रॉन को आप लोकेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो डी ब्रुगली प्रिंसिपल की तरह भी हेजनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए है, ना कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कि एक बॉल का
बॉल का आप ट्रेजेक्टरी पाथ पता कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आप पता नहीं कर सकते। यू कैन लोकेट ए बॉल बट यू कैनॉट लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलिए एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। एक माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन, एक माइक्रोस्कोप को यूज किया जा रहा है जिसमें सुटेबल फोटोन है, इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन, उसको लोकेट किया उसको एम्प्लॉयड किया गया यानी उसको यूज किया जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए इन एन एटम विद इन द डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, इतनी डिस्टेंस में। तो इट मीन्स ये पोजिशन हो गया, डेल्टा एक्स हो गया, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन हो गई। Now they are saying what is the uncertainty involved in the measurement of its velocity, यानी डेल्टा v निकालो। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल HUP, ठीक है, डेल्टा x डेल्टा v होता तो ग्रेटर और इक्वल है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इक्वल लेना पड़ेगा, h/4πm, ठीक है। तो डेल्टा x आपको पता है, डेल्टा x आपको पता है, कैलकुलेट डेल्टा v करना है, तो इक्वेशन हो जाएगी 4πm डेल्टा x, h की वैल्यू पुट कर दो 6.626 इंटू 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, m इज द मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास रखो भाई यहाँ पर 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो डेल्टा x पोजिशन क्या है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर, सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, इतनी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। इसी तरीके से अब बात करते हैं गोल्फ बॉल की। एक गोल्फ बॉल है जिसका मास है 40 ग्राम, उसको इतनी स्पीड से फेंका गया, इफ स्पीड कैन बी मेजर्ड विद 2% एक्यूरेसी, अगर 2% की एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जा रहा है, तो कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, उसकी पोजिशन में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करो। तो हमें वेलोसिटी दे रखी है भाई 45 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है, तो 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, 2/100 मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है, ये ले लेनी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। फिर अकॉर्डिंग टू HUP डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v इज इक्वल टू h/4πm, ठीक है, h की वैल्यू पुट करो 6 डेल्टा x आपको निकालना है ना, तो डेल्टा x विल बी इक्वल टू h/4πm मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v, ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, प्लैंक्स कांस्टेंट, बॉल का मास, डेल्टा v आप यहाँ से निकाल लेंगे, जो भी आएगा सब चीज पुट करके आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंशन।